नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 18 यानी कि चैप्टर 18, जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाजी हो गया। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर जो हमारे हॉकी के खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हुए थे, तो उस समय पर विनीता पांडे जी द्वारा उनका एक साक्षात्कार लिया गया था। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू लेना। तो इंटरव्यू ज्यादातर जो आपके अभिनेता अभिनेत्री होते हैं या जो नेता होते हैं या इस तरह से जो कोई बड़े एक तरह से खिलाड़ी होते हैं, उनका ही इंटरव्यू लिया जाता है या किसी स्पेशल काम को करने पर किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है। तो यहाँ पर धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हुए, तो उस समय पर विनीता पांडे जी द्वारा उनका एक इंटरव्यू लिया गया। तो उस पे उनसे देखिए, जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं कि मैं संघर्ष के कारण तुनक मिजाजी हो गया। तो इस पर ये जो साक्षात्कार था, ये उनके पूरे जीवन के बारे में था कि किस तरह से वो हॉकी में आए, किस तरह से उन्होंने कितने संघर्ष किए अपने जीवन में यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो उन्होंने अपने जीवन में एक पंक्ति यहाँ पर बताई है कि काफी सारे संघर्षों के कारण ही वो आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं और इन्हीं संघर्षों के कारण वे तुनक मिजाजी हो गए। तुनक मिजाजी अर्थात जो जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं। घर पर भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार हम कहते हैं ये बहुत ज्यादा तुनक मिजाजी है, यानी कि ये बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो चलिए साक्षात्कार को पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा ये हमारा चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा चीजें अच्छी हमें सिखाता है, जीवन के संघर्षों को बताता है, क्या क्या चीज यहाँ पर उन्होंने की है धनराज पिल्ले जी द्वारा। तो उसको हम पढ़ते हैं, अपने चैप्टर को रीड करते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर को हम यहाँ पर एक तरह से सार के रूप में भी देखेंगे। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाजी हो गया, ये आपका धनराज पिल्ले जी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। सबसे पहले तो देखिए वो कौन कौन सी बातें हैं, वो आप देखिए। हॉकी के नामी खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 के हो गए, तो उनका साक्षात्कार विनीता पांडे जी ने लिया और इसी साक्षात्कार का कुछ अंश, पूरा साक्षात्कार इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, अंश का अर्थ होता है भाग। तो साक्षात्कार का कुछ अंश जो है आपके इस पाठ में दिया गया है। महान खिलाड़ी धनराज के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए, यानी कि उनके व्यक्तित्व को दिखाते हुए विनीता पांडे जी ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, यानी कि कभी वो, यानी उनके जीवन में इतने सारे चीजें हुई हैं कि अगर आप उनकी बातों को सुनोगे तो कभी आपको हंसी आएगी, कभी आपको रोना आएगा, तो कभी विस्मय से भर देगा, यानी कि आश्चर्य से भर देगा, और कभी खीज से, कभी गुस्से से। उसके व्यक्तित्व में कई भाव शामिल हैं। उनका जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत सारे अलग अलग भाव है। उसने ठेठ जमीन से उठकर, यानी कि बिल्कुल एक ऐसी जगह से उठकर जहां पर, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल एक ठेठ जमीन, एक आम आदमी से आज वो एक आकाश का सितारा बनने का ये सफर जो उन्होंने तय किया, यानी कि उन्होंने हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसका नाम दुनिया भर में रोशन किया। तो यहाँ पर उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिन्हें हमने पढ़नी है। उनके पूरे साक्षात्कार को एक तो यहाँ पर मैंने सार के रूप में दिया है और दूसरा आपकी पाठ्य पुस्तिका में एक एक पंक्ति है। तो सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तिका से कंटिन्यू करते हैं, यानी कि चैप्टर को वहां से पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट में जब हम एंड करेंगे तो उसके बाद हम पूरे साक्षात्कार को पढ़ेंगे और साथ ही हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो विनीता पांडे जी
अब उनके पास गई हैं और उनसे साक्षात्कार उनका ले रही हैं। तो कहां से उन्होंने शुरुआत की? विनीता, खिड़की, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा है। देखिए, जो आम आदमी होता है उसके लिए मुंबई में जाना, वहां पर रहना या वहां से अपने करियर की शुरुआत करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वो कहती है, खिड़की, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा है और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। उनसे शुरुआत जब साक्षात्कार की हुई, जब उनका इंटरव्यू शुरू हुआ, तो ये कुछ प्रश्न विनीता पांडे जी उनसे कर रही थी। तो धनराज ने उनके प्रश्नों का क्या जवाब दिया? देखिए, अब यहाँ पर यही चीज क्यों दिखाई गई है? तो ये इसलिए दिखाया गया है, ये चीज इसलिए बताई गई है क्योंकि कई बार आज के समय में क्या होता है कि हमारे पास बहुत हर तरह की लगभग सारी जो है सुख सुविधाएं हैं, हर तरह के संसाधन उपलब्ध है, और उसके बावजूद भी बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितने उनको संसाधन उपलब्ध है, क्योंकि ये शायद एक रीजन ये हो सकता है कि उनको आवश्यकता से अधिक संसाधन दिए जा रहे हैं, और दूसरा रीजन ये है कि इसी कारण वो बहुत ज्यादा एक तरह से आलसी हो गए हैं। लेकिन धनराज जो थे वो बहुत ही सामान्य से परिवार से थे, बिल्कुल एक छोटे से गांव से थे। तो वो कहते हैं कि उनका बचपन, अब वो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने पूछा कि ये सफर लंबा और कष्ट साध्य रहा होगा, तो इस पूरे सफर के बारे में बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो उन्होंने कहा, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे, यानी कि वो बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्होंने कहा, हम बहुत ज्यादा गरीब थे और मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत तक नहीं थी। यानी कि देखिए कैसे उन्होंने एक तरह से बिल्कुल एक जमीन से जुड़े हुए आदमी ने बिल्कुल आसमान का सितारा बनकर कैसे दिखाया। तो उन्हीं संघर्षों की बात यहाँ पर की गई है, और वो कहते हैं कि इतने संघर्ष थे जीवन में, इतने संघर्ष थे कि उन्हीं संघर्षों ने मुझे तुनक मिजाजी बना दिया, यानी कि मेरा स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा बना दिया मेरे इन्हीं संघर्षों ने। तो वो कहते हैं, मेरे जो दोनों बड़े भाई थे वो हॉकी खेलते थे और उनके चलते ही मुझे हॉकी का शौक लगा था, पर हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे उनके पास नहीं थे, इसीलिए वो अपने साथियों की स्टिक उधार लाते थे और उसी से वो काम चलाते थे। वह भी मुझे तभी मिलती थी, वो कहते हैं कि वो स्टिक भी मुझे तभी मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे, यानी कि उनके जो मित्र थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, जब वो खेल चुके होते थे, यानी कि उनका खेल खत्म हो गया होता था, तब वो धनराज को हॉकी स्टिक देते थे। वो कहते थे इसके लिए उन्हें बहुत धीरज के साथ, देखिए जिसके अंदर, जिसने अपना लक्ष्य बना रखा है, जिसके अंदर अपने लक्ष्य के लिए एक तरह से पूरा वो ध्यान उसका लक्ष्य पर केंद्रित है, तो फिर वो बिल्कुल भी अपने धैर्य को नहीं खोता। अगर वो चाहे तो वो छोड़ सकते थे इन सब चीजों को, क्योंकि जब तक सारे बच्चे ना खेल लें वो बैठकर धैर्य से इंतजार करते थे कि लास्ट में हॉकी उनके हाथ में आएगी। तो आजकल के जो बच्चे हैं खास तौर पर, उनमें इतना ज्यादा धैर्य तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो दूसरे की देखा देखी करते हैं और उसके बाद फिर वो घर पे जिद करते हैं और अपनी उन चीजों को मंगाते हैं, और फिर उसका उतना ज्यादा उनका फोकस उस पर नहीं होता और वो सारी चीजें एक तरह से वेस्ट होती हैं। तो जो इंसान अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी काम को करता है, अपनी चीजों को करता है, तो उसके लिए हर एक बात जो है अपने जीवन की महत्वपूर्ण होती है। तो वो कहते हैं, मैं बहुत धीरज के साथ, बहुत धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करता था और मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली। वो कहते हैं कि मुझे अपनी पहली स्टिक, हॉकी स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, यानी कि उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। तो उनको जो उनके बड़े भाई ने अपनी जो पुरानी स्टिक थी उन्हें दे दी
और वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि देखिए जिसको शौक है, जिसको उस चीज की नीड है और जिसको उस चीज की अहमियत पता है, तो उनके लिए तो वो हमेशा से नई ही थी, उनके लिए तो वो बहुत कीमती चीज थी, भले ही वो नई नहीं थी। उन्होंने, उनके भाई ने उन्हें अपनी पुरानी स्टिक दी थी अपने छोटे भाई को, तो वो कहते हैं मेरे लिए वो हमेशा से बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी, यानी कि उसके लिए उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, इंतजार नहीं करना पड़ता था, और कोई भी काम को उससे, यानी कि किसी भी समय वो अपनी मर्जी से खेल सकते थे। वो कहते हैं मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। जूनियर यानी कि 18 से कम उम्र में, एक तरह से उन्होंने अपनी जो जूनियर हॉकी स्टिक थी वो 1985 में 1985 में मणिपुर में खेली, और वो कहते हैं कि तब वे सिर्फ 16 साल के थे। 16 साल की उनकी आयु थी और उस समय पर उन्होंने अपनी पहली एक तरह से नेशनल राष्ट्रीय हॉकी खेली थी। और वो कहते हैं मैं देखने में बहुत ज्यादा दुबला पतला था और छोटे बच्चे के जैसा मेरा चेहरा था। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई भी मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। देखिए इंसान की जो एक तरह से शक्ल सूरत होती है वो, और उसके शरीर का जो कद काठी होती है वो सेकेंडरी हो जाती है जब उसके कार्य, यानी कि उसकी पहचान उसके कामों से होने लगती है। तो यहाँ पर धनराज पिल्ले खुद कहते हैं कि जब उन्होंने 16 साल यानी 16 साल की उम्र में 1985 में जब उन्होंने नेशनल खेला था, मणिपुर में जूनियर नेशनल खेला था, तो पहली बार, तो उस समय पर वो कहते हैं कि मेरा जो शरीर था वो बहुत ज्यादा दुबला पतला था और देखने में चेहरा बहुत ज्यादा मासूम छोटे बच्चे जैसा लगता था। और वो कहते हैं कि इसके बावजूद भी कोई भी मुझसे टक्कर लेने की या मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, यानी मेरे अंदर बहुत ज्यादा ललक थी चीजों को पाने की और उनके लिए मेहनत करने की, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी, यानी कि चाहे मैदान में हो चाहे मैदान से बाहर हो, यानी कि खेलते वक्त भी और चाहे खेल की प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी चीज के लिए भी जो उनका डेडिकेशन था, उनका एक तरह से रुझान था, वो प्रॉपर हमेशा बनाए वो रखते थे। 1986 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। 1986 में वो कहते हैं कि मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला गया। तो देखिए उस समय उनकी आयु ज्यादा से ज्यादा 17 या 17.5 वर्ष रही होगी, तो उस समय उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया और वहां से उन्हें अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई जाना पड़ा। और वो कहते हैं उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई में लीग में बेहतरीन खेला और हमने खूब धूम मचाई। वो कहते हैं जो मुंबई लीग होती है उसमें मैंने और मेरे भाई ने बहुत बेहतरीन खेल खेला और वहां पर काफी धूम मचाई, काफी ज्यादा एक तरह से लोगों का मनोरंजन किया, काफी ज्यादा अपने देश का नाम रोशन किया। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई। वो कहते हैं कि क्योंकि देखिए जब हम कुछ अच्छा करते हैं लोगों के द्वारा उसको अप्रिशिएट किया जाता है, लोग उसके बारे में बातें करते हैं, लोग प्रोत्साहन देते हैं एक तरह से, तो काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। वो कहते हैं मेरे अंदर इस मोटिवेशन से, इससे एक उम्मीद जाग गई कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा। तो वो कहते हैं मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई कि अब मुझे ओलंपिक 1988 यानी कि लगभग 2 साल बाद जो ओलंपिक होने वाला था, वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई कि मुझे उसके लिए बुलावा अब जरूर आएगा। तो देखिए
यहाँ पर कुछ बातें और भी बताई गई हैं। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खींच से। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव हैं। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। तो कैसे वो एक ठेठ जमीन से आसमान का सितारा बनते हैं, अब उनका सफर होता है शुरू। तो वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा हुआ था कि जरूर मेरे लिए 1988 में एक तरह से ओलंपिक से बुलावा आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था, यानी कि जो 57 खिलाड़ी जिनको बुलावा आया था उस लिस्ट में उनका नाम नहीं था। वो कहते हैं बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही, यानी कि उसी के एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए उन्हें चुना गया। और वो कहते हैं कि तब से आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि तब से अब तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी कि ये बात होगी कम से कम उनके, जब वो 18 या 19 वर्ष के थे, और उस समय से वो जब 35 वर्ष के हुए तब ये इंटरव्यू लिया गया था। और तब उन्होंने कहा कि तब तक अभी तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि वो आगे ही आगे बढ़ते चले गए अपने जीवन में, और भी अच्छा वो खेलते चले गए, और भी अच्छे वो काम करते चले गए। तो विनीता पूछती है आपके विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो अब क्योंकि साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, तो जीवन से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो स्कूलिंग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रश्न है। तो उन्होंने पूछा कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, यानी कि आप कैसे थे पढ़ाई लिखाई में, क्या चीजें थी आपके जीवन में, और आपने स्कूल के दिनों की कुछ जो यादें हैं वो कौन सी यादें ऐसी हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। तो धनराज बताते हैं मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। देखिए जो एक तरह से जो पढ़ाई होती है, देखिए कभी भी आपको ये फोर्स नहीं किया जाता कि आप इसको रटो, आप इसको पी जाओ और आप इसको लिख दो। केवल और केवल पढ़ाई का अर्थ ये नहीं होता। पढ़ाई का अर्थ होता है आपने कितना समझा, आप कितना समझ रहे हैं। आप स्कूल आते हैं, आपने यहाँ पर 5 से 6 लेक्चर अटेंड किए हैं, 5 से 6 क्लासेस पढ़ी हैं, आपने 5 से 6 क्लासेस में कितना नोट डाउन किया, कितना पढ़ा, कितना समझा। और दूसरी बात, केवल और केवल पढ़ाई नहीं, सर्वांगीण विकास। आज नया क्या सीखा, आज स्कूल आकर नया क्या सीखा, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे कोई शिष्टाचार से संबंधित हो, चाहे कोई और चीज हो, तो आज क्या नया और क्या बेहतरीन सीखा। तो ये यहाँ पर सबसे मेन होता है। तो धनराज खुद कहते हैं कि वो पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थे, किसी तरह 10वीं तक पहुंचे, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी ना होता तो शायद मुझे एक चपरासी की नौकरी न मिलती। वो क्या कहते हैं, देखिए पढ़ाई की महत्ता भी वो यहाँ पर बता रहे हैं कि पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन इतनी जरूरी है कि आप उसे समझें। ऐसा नहीं कि आपने पूरा रटा और आपने उसको लिख दिया और आप पास हो गए। आप कितना जानते हैं, जीवन में आपने कितना सीखा उससे। तो वो कहते हैं कि अगर आज मैं हॉकी का खिलाड़ी ना होता तो मेरी पढ़ाई ऐसी थी कि शायद मैं चपरासी भी नहीं बन पाता, शायद मुझे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। मैं आज बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना होऊं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। वो कहते हैं मैं भले ही आज बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं हूं, लेकिन मैं बैचलर ऑफ साइंस हूं, यानी कि मैंने साइंस में अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की है। ठीक है, हंसते हुए कहते हैं, और कहते हैं और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, यानी कि अगर आपको मेरी शादी करवानी है
तो आप शायद मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में वो यहाँ पर कह रहे हैं। फिर विनीता जी उनसे प्रश्न करती हैं, क्योंकि साक्षात्कार है और साक्षात्कार का अर्थ ही होता है कि आपसे प्रश्न पूछे जाएं और आप उनके जवाब दें। विनीता जी फिर से पूछ रही हैं, आप इतने तुनक मिजाजी क्यों हैं? देखिए चैप्टर का जो नाम है वो इसी पंक्ति पर और इसी प्रश्न के आधार पर है। वो कहती हैं कि आप इतने तुनक मिजाजी क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक यानी कि गुस्से में आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वो कहते हैं कि आप इतने तुनक मिजाजी क्यों हैं? अब वो बताते हैं धनराज जी कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बचपन में अगर बच्चों को कोई चीज ऐसी इफेक्ट कर जाती है, कोई चीज ऐसे प्रभावित कर जाती है कि जिसका असर जीवन भर उनके साथ होता है, जिसका असर जीवन भर उनके साथ रहता है। तो इसीलिए हमेशा एक एहतियात बताई जाती है कि बच्चों का पालन पोषण हमेशा केयरफुली करना चाहिए। उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, कोई ऐसी कोई चीज नहीं उनके सामने करनी चाहिए जिससे कि उनके दिमाग पर बुरा असर पड़े। तो धनराज कहते हैं इस बात का संबंध, जब उनसे पूछा गया कि आप इतने तुनक मिजाजी क्यों हैं, तो धनराज कहते हैं इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। कुछ बच्चों की आदत होती है कि जिनको कहीं भी अकेले वो नहीं जाते, उनको डर लगता है हमेशा किसी भी चीज से। आप में से भी कई होंगे, अभी आप बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, केवल क्लास 7th में ही है। तो क्या होता है कि बच्चों को अकेले नहीं जाना या अकेले कमरे में नहीं रहना या बाहर अकेले नहीं जाना, तो एक डर उनके अंदर होता है, एक भय उनके अंदर बैठ जाता है। तो वो हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को, यानी कि उनकी जो माँ थी, मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे पालन पोषण में उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। यानी कि वो बताते हैं, देखिए उन्होंने देखा है कि बचपन में उनकी माँ ने जब उन्हें पाला था तो कितना ज्यादा संघर्ष उनकी माँ को करना पड़ा था अपने बच्चों का पालन पोषण करने में। कितना ज्यादा उनकी माँ जो है मेहनत करती थी, संघर्ष करती थी। तो वो कहते हैं मेरे तुनक मिजाजी होने के पीछे कई वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेटे वाला आदमी हूँ। देखिए मतलब कई लोग होते हैं ना कि बहुत जल्दी से गुस्सा उन्हें आ जाता है। तो ज्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, वो लोग मन के हमेशा साफ होते हैं, क्योंकि वो मन में कोई चीज नहीं रखते। अगर आपकी ये बात अगर आपकी बुरी लगी है तो वो उसी समय गुस्सा हो जाएंगे और वो अपने मन की जो भड़ास है वो उसी समय आपके सामने निकाल देंगे। तो वो कहते हैं कि मैं ज्यादा लाग लपेटे वाला आदमी नहीं हूं, यानी कि मैं बहुत सारी चीजों को मिक्स करके अपने मन में रखने वाला नहीं हूं। मेरे मन में जो आता है, जब अगर मुझे लग रहा है कि कुछ गलत है तो मैं उसके लिए उसी समय भड़क जाता हूं, उसी समय उस चीज को क्लियर कर देता हूं कि ये गलत है। तो लोग इस बात को समझते हैं कि ये तुनक मिजाजी है, यानी कि इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये बहुत जल्दी एक तरह से नाराज हो जाता है। तो ये ऐसे लोग आपको जब भी मिले तो कभी भी ऐसा नहीं कि अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो आप भी उसके साथ लड़ने चल दिए। आपने ध्यान पूर्वक उसकी बात को सुनना है और उसको थोड़ा सा, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब उससे बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा मन के साफ होते हैं, वो मन में कभी भी कोई बात नहीं रखते हैं। तो वो कहते हैं मैं ऐसे बिना लाग लपेटे वाला आदमी हूं, जो मन में आता है सीधे सीधे कह डालता हूं और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि कई बार क्या होता है कि वो आपको अगर कुछ गलत उन्हें दिख रहा है तो वो सामने कह देते हैं, भले ही वो उस बात के लिए बाद में गिल्ट फील करते हैं, पछताते हैं कि नहीं मुझे वहां पर ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां पर ऐसा करने से कुछ भी गलत असर हो सकता था। मुझे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है, यानी कि दूसरे लोग भी मुझे उकसाते हैं और
मुझे जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा। देखिए बहुत सारे रीजन है उनके तुनक मिजाजी होने में। वो कहते हैं मुझे अपनी जिंदगी में हर एक छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा। हर एक चीज, कोई भी चीज उनको अपने जीवन में बिना संघर्ष के नहीं मिली। उनको हर एक चीज के लिए जूझना पड़ा। जैसे कि शुरुआत से ही, कि शुरुआत में उनको एक हॉकी स्टिक के लिए कितना ज्यादा परेशान होना पड़ता था, कितना ज्यादा एक तरह से दुखी होना पड़ता था। तो वो कहते हैं जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा भावुक इंसान भी हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि जो ऐसे इंसान होते हैं वो मन के बहुत ज्यादा साफ होते हैं, तो वो बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। उन्हें कहीं पर लगता है कि अगर यहाँ पर कोई चीज ऐसी है जो गलत है तो वो उसके लिए इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इसी कारण उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता और मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है एक महान इंसान की, कि वो अपनी गलती के लिए, देखिए जो इंसान गलती करने के बाद अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता है, अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, वो महान कहलाता है। क्योंकि अगर आप किसी से कोई भी गलती अगर आपसे हुई है, अगर आप सॉरी कह देते हैं, आप माफी मांग लेते हैं, तो आप बहुत बड़े इंसान कहलाते हैं। अगर आप माफी नहीं मांगते हैं, अगर आप अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अगर आपको एक तरह से आपको लगता है कि माफी मांगने से आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको माफी मांगनी चाहिए। जहां पर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो आपको रुककर माफी जरूर मांगनी चाहिए। तो वो यही कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज्यादा तुनक मिजाजी है, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। कई बार लोग इस तरह की बातें कर देते हैं, कई बार लोग उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत पूरे जो हमारा पूरा एक समाज है इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती है, वहां पर आपको क्षमा मांगनी चाहिए। और हमेशा क्या करना चाहिए कि अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो आपको स्पष्ट कह देना चाहिए। देखिए लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन आपको कोई बात अगर गलत लगती है तो उसको आप स्पष्ट कह सकते हैं। तो विनीता जी उनसे फिर से प्रश्न करती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। देखिए जो विनीता जी हैं वो फिर से उनके लिए उनसे प्रश्न कर रही हैं कि आपके परिवार के लिए आपकी क्या अहमियत है। तो देखिए यहाँ पर हमने धनराज पिल्ले जी के बारे में काफी कुछ जाना, उनके जीवन के बारे में काफी कुछ जाना, और आपने अभी तक देखा कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनका जीवन, कितने ज्यादा साधारण विचार वाला व्यक्ति एक आसमान का सितारा बन जाता है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप घर पर जाकर इसको रिवाइज कीजिए, बाकी का कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।